और आप क्वेश्चन नंबर 72, 3 सेकंड चुप रहना है, 1 2 3, फिर बोलना सर क्या मैं बैठ सकता हूँ? बोलेंगे बैठे क्यों नहीं अब तक? बैठो यार बैठो, ये पूछने की बात है, बैठो। आपको लग रहा है अरे बाप रे बाप, क्वेश्चन नंबर 148 कि जब डांट के बोले बैठने के लिए तो क्या रिस्पॉन्ड देना है? 2 सेकंड चुप रहे। हाय दोस्तों, मैं आपके चैनल ऑडियंस और ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्त? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं कामना करता हूं कि आप सब अच्छे रहें, बेस्ट रहें और स्वस्थ रहें। सो मेरे दोस्त, ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, काफी मजा भी आएगा वीडियो में और काफी चीजें आपको सीखने को भी मिलेगा। खास करके मैं इस वीडियो में आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, वो भी क्लासेस वीडियो दिखाऊंगा, वो भी किनके? दृष्टि आईएएस के फाउंडर, हमारे गुरु और बहुत बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड है। वो भी कौन? डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर। उनका वीडियो मैं दिखाऊंगा, उनके क्लासेस की आपको कैसा लगता है। सो वीडियो को कंप्लीट देखिए, पूरा वीडियो को देखिए, समझिए सर क्या क्या बता रहे हैं और उनके बाद आप वीडियो को लाइक जरूर करें। सो चलिए स्टार्ट करें। कर सके HW। तो मान लीजिए कि 3 बच्चे हैं, एक की हैंड राइटिंग ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग है, ठीक। आप में से कुछ लोगों की होगी ऐसी हैंड राइटिंग, हाथ खड़ा करो जिनकी हैंड राइटिंग काफी सुंदर है। 10 के करीब लोग, हाँ ठीक है। आईएएस इतने लोग बनते हैं, इसमें अच्छी बात नहीं है कि आपको आश्चर्य हो रहा है कि बस इतना ही है, अरे इनका क्या होगा, अभी देखिए क्या होगा। दूसरा मान लीजिए एवरेज हैंड राइटिंग है। एवरेज का मतलब पढ़ने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, समझ में आता है पर मजा भी नहीं आता है, ठीक है, मतलब हाँ पहचान में आ रहा है क्या लिखा है, ये क है, ये ख है, ग है, पहचान में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि हीरे जड़े हुए हों, मोती जड़े हुए हों, ऐसा नहीं लग रहा है। और तीसरा वो जिसकी हैंड राइटिंग अपने आप में एक संघर्ष है। परीक्षक के लिए मेरी ऐसी हैंड राइटिंग आखिरी अटेम्प्ट तक हो गई थी, पहले तो नहीं थी। हैंड राइटिंग चेंज होती है, जीवन भर आपकी चेंज होती रहती है। उसमें क्या होता है, परीक्षक को एक एक शब्द के लिए जूझना पड़ता है कि ये क्या हो सकता है, ये क्या है, क्या है, क्या है। अच्छा भारत लग रहा है, भारत, हाँ भारत, अरे वाह भारत, भारत में, अच्छा भारत में, ऐसे करके खेल चलता रहता है उसका लगातार। ये एक लाइन पढ़ ली, मजा आ गया, चाय पी लो, अब अगली लाइन पढ़ेंगे, ऐसे करके पढ़ता है। तो दरअसल मैं आपको सच बताऊं, सच तो ये है कि परीक्षक आपका उत्तर पढ़ता ही नहीं है, वो चाहते कि बिना पढ़े काम चल जाए। दुनिया के हर मनुष्य का प्रयास रहता है कि बिना काम किए ही उसका जीवन चल जाए। मूलतः हम लोग कामचोर टाइप के लोग हैं और हम चाहते हैं काम कम से कम करना पड़े। ऐसा होता है ना जनरली, हम लोग चाहते हैं काम कम करना पड़े। यूपीएससी में जो पेपर चेक करते थे एक जमाना पहले, मैंने एक बार उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप लोग कितना ध्यान से चेक करते हैं पेपर? तो उन्होंने पूछा किसी को बताओगे तो नहीं? मैं कहा नहीं बताऊंगा, मतलब आपके नाम के साथ नहीं बताऊंगा, वरना तो बताना ही, मेरा तो धर्म है आपको बताना। बोले हम पढ़ते ही नहीं। मैंने कैसे चेक करते हो? बोले नहीं हम नंबर सही देते हैं। हम क्या करते हैं कि पहला एक आंसर, कभी कभी 2 आंसर ध्यान से पढ़ते हैं और हमें इतना अनुभव हो गया कि हमें बच्चे का स्तर समझ में आ जाता है उससे, और बच्चे का स्तर समझ में आ गया, उसी हिसाब से आगे हल्का फुल्का देख देख के मार्किंग कर देते हैं और ठीक ही निकलता है, क्योंकि हमें अपने अनुभव से वो अंतर्दृष्टि है, इंट्यूशन है कि हमें आइडिया हो जाता है। तो ऐसे हम मैनेज करते हैं, वरना बहुत ही मुश्किल काम है, इतने पेपर चेक करना, इतने क्वेश्चंस पढ़ना, बड़ा मुश्किल काम। तो उस दिन मुझे एक बात समझ में आएगी कि उत्तर कोई आपका पढ़ेगा नहीं, आपको पढ़वाना पड़ेगा। और पढ़वाने का एक तरीका तो वही नक्शा, डायग्राम, वो सब, उस सबको देख के मजा आता है, तो परीक्षक पढ़ना चाहता है। और हैंड राइटिंग का फर्क क्या पड़ता है, हमने एक प्रयोग किया, आप भी वो प्रयोग कर लीजिए, अभी 1 सेकंड में हो जाएगा, पता लग जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि मान लीजिए यूपीएससी में एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है 12.5 नंबर का। GS 1 2 3 में क्या होता है, 12.5 नंबर के 20 क्वेश्चन आते हैं, 250 नंबर का। और जितना हम यूपीएससी को समझ पाते हैं, मेरे ख्याल से अगर आपका उत्तर बहुत अच्छा है, शानदार है, बेस्ट आंसर है, तो मैक्सिमम जो नंबर मिलते हैं 7 के आसपास मिलते हैं उसमें। यानी अगर आप सब में 7 नंबर रहेंगे तो 140 नंबर हो जाएंगे, जो कि सब में हो भी नहीं पाता है, 2-4 नंबर कम हो ही जाते हैं।
तो इंग्लिश मीडियम में किसी किसी को मैंने देखा कि 120, 25, 30 नंबर तक पेपर में किसी किसी में आ जाते हैं। हिंदी में इथिक्स में 1-2 बार आए हैं 125, 30 के आसपास, वरना उतने नंबर नहीं आते हैं। तो एज्यूम करते हैं कि 7 नंबर मिल जाते होंगे बेस्ट आंसर को। अब मान लो कि एक बेस्ट आंसर है, ठीक है, इतना अच्छा है कि इससे अच्छा आंसर नहीं सोच सकते हम लोग। ठीक वो आंसर 3 लोगों ने लिखा, ना कॉमा अलग, ना फुल स्टॉप अलग, एकदम सेम आंसर है, और वो तीनों आपने किसी एग्जामिनर को चेक करने को दिए। उसको बस ये शक ना हो कि 3 आंसर जानबूझ के दिए गए हैं, अलग दिन दे दीजिए, 2 दिन के गैप पे दे दीजिए उसको। आपकी राय में तीनों को नंबर बराबर मिलेंगे या अंतर होगा? होगा अंतर। तो अगर हम ये मान लें कि ब्यूटीफुल वाले को 7 नंबर मिल जाते हैं, मान लें इस बात को, क्योंकि आंसर बहुत अच्छा है और अच्छी हैंडराइटिंग में भी है, तो मेरा ख्याल है कि एवरेज वाले को थोड़ा काटेंगे भी तो 6.5 कर देंगे, शायद 6 कर दे, कोई 6 भी कर सकता है, लेकिन 6.5 मान लेते हैं। इसके शायद 6 हो जाएंगे और बहुत सिर में दर्द हो तो शायद 5 हो जाएंगे, हो सकता है। एग्जामिनर के मूड पे है ना, कैसा मूड उसका हो। देखो, नंबर का अंतर यूपीएससी में मिनिमम आधा हो सकता है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इसके 6.8 आएंगे, या तो आएंगे 7, या आएंगे 6.5, या आएंगे 6। और मेरी अपनी समझ ये कहती है कि अंतर तो आता ही होगा जरूर, तो 6.5 आ जाते होंगे, आधे नंबर का अंतर आ जाता होगा। अगर आप इस हाइपोथेसिस से सहमत हैं, और हमने प्रयोग किया है टीचर्स पे और हमें हमेशा साबित हुआ है कि ठीक प्रयोग है, तो मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचता हूं कि अगर ये एक्स नाम का व्यक्ति और ये वाई नाम का व्यक्ति एग्जाम दें, सारे पेपर अच्छे लिखें, शानदार लिखें, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ के आए, तो इनमें क्या अंतर होगा? और अगर आधे आधे नंबर का अंतर मान लो मैं हर क्वेश्चन में, तो एक पेपर में 10 नंबर का अंतर हो गया। 7 पेपर हैं, 4 जीएस, 2 ऑप्शनल, 1 एसए, ये अंतर हो गया 70 नंबर का। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि रैंक नंबर 75 और रैंक नंबर 600 के बीच में अंतर कितना होता है? 70 का होता है। अब देखिए कितनी छोटी सी बात है, और लोग पढ़ने में लगे हुए, लिखने में नहीं लगे हुए। खेल है लिखने का, और यही कारण है कि मैंने पिछले 25 साल में एक भी आईएएस टॉपर नहीं देखा जिसकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर ना हो। और यदि कोई व्यक्ति एवरेज हैंडराइटिंग से आईएएस टॉपर बनाए तो चांसेस है कि इंटर में उसने आग लगा दी होगी, 20, 30, 40 नंबर का गैप वहां पैदा कर दिया होगा। नहीं तो एक अच्छा रैंक लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी हैंडराइटिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स वगैरह शानदार हो। बात समझ पा रहे हैं पूरी तरह से? अंतिम बात है इंटरव्यू के लिए। अभी इंटरव्यू बहुत दूर है, लेकिन अभी से थोड़ा सा उस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। इंटरव्यू में क्या होता है कि आप करीब 20-25 मिनट बात करने जाते हैं वहां। बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं ऐसे झूठ बोलता हूं कुछ कुछ कि सोचो तुम अकेले जाओगे, वो 5 आएंगे, कितना डरे हुए हैं आपसे। और 5 भी कौन? सीनियर आईएएस, आईपीएस, डीजीपी रैंक के लोग, वाइस चांसलर, वही 5 आएंगे ताकि आपसे बात कर सकें। आपको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, है ना? मैं आएंगे 5 ही, पर इससे नहीं कि डरे हुए हैं आपसे, है ना? आपसे 20 मिनट बात होती है औसत रूप से। अगर आप में बहुत दम है या बहुत ही दूसरी स्थिति है, मतलब कि आपसे बात करके मजा आ रहा है, इससे 2 मतलब हो सकते हैं। एक तो आपसे बात करके मजा आ रहा है क्योंकि आप बड़ी गहरी बात कर रहे हैं, और एक है कि बहुत देर से बोर हो रहे थे, उन्हें एक जोकर चाहिए था, और आपसे बात करके उनकी थकान दूर हो रही है। इन 2 स्थितियों में इंटरव्यू थोड़ा लंबा चलता है। इंटरव्यू लंबा चलने का अनिवार्य मतलब ये नहीं कि शानदार चल रहा है, कभी कभी कुछ और भी हो सकता है। कि उन्होंने एक सवाल पूछा, आपने बड़ा बेकार सा जवाब दिया, इनको अंदर खी सब कर रहे हैं, अंदर ही अंदर, सामने नहीं करते हैं, मेंटेन करना पड़ता है मर्यादा को।
अंदर उनको बहुत मजा आ रहा है। आप उसमें चूंटी काट रहे हैं और पूछ भाई, बड़ा मजा आ रहा है। फिर 4 सवाल और पूछे, आप एक से बढ़कर एक खतरनाक जवाब दिए जा रहे हैं, इनको और मजा आ रहा है। बीच में हंस भी रहे हैं तो इस तरह से कि आपको ये ना लगे कि आपके ऊपर हंसे, माहौल ठीक बना के हंस देते हैं कि बेटा आप IAS क्यों बनना चाहते हो? सर मैं संसार की सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा, वाह। तो उनके मन में तो आता है कि ये बहुत ही रट के आया आंसर। बोलते हैं मुझे, क्या कितने कितने अच्छे विचार हैं, देखिए देखिए कितने अच्छे विचार हैं इनके। सब कहते हैं हाँ हाँ सर बहुत अच्छे। और इस बच्चे को लग रहा है कि वाह, सब मेरे फॉलोअर्स बन गए हैं, आज मैं निकलूंगा, सबको मैं अपना पीछे ले चलूंगा अपने संघ में और वहां दीक्षा दूंगा इन सबको। इसके मन में ऐसा भाव आ रहा है। फिर पूछा, सर बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? सर 30 साल। अच्छा, और विवाह हो गया? नहीं। कभी प्रेम हुआ किसी? नहीं। कभी प्रेम नहीं हुआ? नहीं हुआ। एक तरफा भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब इनको लग रहा है बहुत सही पीस मिल गया है, इससे लंबी बात करनी चाहिए। पर क्यों नहीं हुआ? IAS बनने के बाद। और फिर उनमें से किसी एक ने पूछा, और IAS नहीं बन पाए तो कभी नहीं। अब उन 5 को लग रहा है कि सुबह से तो जो थकान संचित हुई थी वो सारी ये अकेला बहा के ले जाएगा। ये अवतार है, नबी है जो भेजा है भगवान ने हमारे कल्याण के लिए, हमारी थकान दूर करने के लिए। बस जाने नहीं देना है इसको, थकान पूरी उतार लेनी है। तो वो एक्टिंग ऐसी करते कि क्या कितने अच्छे विचार हैं आपके, देखिए आजकल बाकी बच्चे डिस्ट्रैक्शन, और देखिए कितने अच्छे विचार हैं IAS बनने के बाद, वाह क्या बात। तो इंटरव्यू लंबा चलता है और मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, उसे सिलेक्शन नहीं हुआ। मेन से शानदार नंबर थे, इंटरव्यू में बहुत कम नंबर आए, बहुत ही कम नंबर आए। समझ लीजिए कि 275 में से 60 के आसपास आए। तो वो बहुत टेंशन में था। उसके बाद उसने कहा सर इंटरव्यू बहुत लंबा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था, इसी तरह का। उसको इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि वो लंबा और अच्छा क्या होता है। वो सुप्रीम कोर्ट में केस करने के मूड में आ गया था। उससे का मैं दावा कर सकता हूं कि 60 से पहले 1 या 2 लिखा हुआ था जो मिट गया है। उसको 2 की भी संभावना लग रही थी कि 275 में 260 हो सकते हैं। सब बोला आपको अंदाजा नहीं है, वो तो 5 मेरे साथ चलने को तैयार हो गए थे। वो तो मेरा संघ बना नहीं था उस समय तक, मैं उनको दीक्षा कैसे देता, कुछ ऐसे मूड में आ गया था वो। अब उसे कैसे कोई समझाए कि नहीं भैया उतना ही है और तुम नहीं समझ पाएगी, तुम्हारा मजाक बनाया गया है। तो ऐसा नहीं करना है। ऊट पटांग, भद्दे, उथले, सतही, स्थूल उत्तर नहीं देने हैं। सहज इंसान बन के जाना है। पूछिए आपकी उम्र कितनी, बता देनी भाई, तो पता ही उनको। तो आपने क्या मान लीजिए 28 साल उम्र है या 25 साल उम्र है। पूछें कि भाई कभी किसी से प्रेम हुआ है? अब झूठ मत बोलना, बता देना हाँ। बेशक हंसी मजाक कर देना कि सर मेरी तरफ से 4 बार हो चुका है, उधर से नहीं होता है। मैं तो 4 बार ट्राई कर चुका हूँ। ट्राई नहीं मतलब प्रयास, भाषा ठीक रखनी है। इस पर वो जो हंसेंगे वो असली हंसी होगी, जेन्युइन। यार कितना प्यारा बच्चा है, खुल के बोल रहा है कि सर क्या करें, जहां मैं कोशिश करता हूं वहां बात बनती नहीं, जो लोग मुझ पर कोशिश करते हैं वहां मैं चाहता नहीं। अच्छा बड़ा दुखद है। बोले हाँ सर दुख भी है, लेकिन जिनको हुआ उनके से देख के लगता है कि मैं ठीक ही हूं। एक और मजाक कर दीजिए, से हल्के फुल्के मजाक करेंगे जिससे उनको हंसी आए। आप पे नहीं, आपकी बात। अंतर इतना ही है, जब कोई हंसे आपके सामने, ध्यान से समझना है कि आप पे हंस रहा है कि आपकी बात पे हंस रहा है। बात पे हंस रहा है तो मजा है, मतलब बात पे सही अर्थ, और आप पे हंस रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ है। तो इंटरव्यू खेल क्या है? आप कितने पढ़ाकू हैं, कितने सवाल के जवाब दिए, इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आप कितने स्मार्ट हैं। कई लोग काउंट करते हैं कि सर 40 में से 38 सवाल ठीक दिए मैंने,
बस 2 ही आंसर नहीं कर पाया। तो पूछता हूँ कौन से ठीक दिए? कि सर जैसे मैं क्या बोले, आपका नाम क्या है? मैंने सही बता दिया। पापा का नाम मैंने सही बताया। कौन से गांव से? एकदम सटीक बताया मैंने, ऑप्शन भी नहीं मांगे। कौन से राज्य से? सही बताया। आपने किस विषय से ग्रेजुएशन किया? सही बताया। 5 सही हो गए। अब ऐसे काउंट कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा कौन से 2 नहीं बताए? बोले सब पूछ रहे थे कि आप IAS क्यों बनना चाहते हैं। मैंने कहा ये क्यों बताऊँ मैं? तो ध्यान रखना है, प्रश्नों की संख्या से कुछ नहीं होता है, आप कितना स्मार्ट तरीके से हैंडल करते हैं प्रश्नों को, इससे तय होता है। इसलिए अगर बहुत मुश्किल सवाल पूछा गया, फैक्चुअल नहीं, वैसे मुश्किल कि सिचुएशन है, ऐसा हो गया, आप कलेक्टर हैं, इधर आग लग गई, उधर दंगा हो गया, आप कहाँ जाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे? डरना नहीं है। इसका मतलब उन्होंने आपको एक फ्री हिट बॉल दी है, जिस पे आगे बढ़ के छक्का ही मारना है, उस पर टप टप नहीं करना है पीछे होके। तो अगर आपसे स्मार्ट सवाल पूछ रहे हैं, आप स्मार्टली जवाब दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपके सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और ये कैसे होगा? ये तब होता है जब आपको बातचीत करने का तरीका आता है। दुखद बात यह है कि जो इंट्रोवर्ट लोग हैं उनको इंटरव्यू में नुकसान होने का खतरा होता है। हमेशा नहीं होता है, पर खतरा होता है। खतरा क्यों है? मेंबर्स को इस बात से फर्क नहीं पड़ता ना कि आप कितने योग्य व्यक्ति हैं। उनको तो एक दिन में 12 इंटरव्यू लेने हैं। और ये कहने की बात है कि वो आपके व्यक्तित्व को अंदर से निकाल लेंगे खींच के, कुछ नहीं निकालते, बेकार की बात है। सब कहने की बातें होती हैं। वो भी उतने ही सामान्य मनुष्य हैं, बस उनका अनुभव हमसे ज्यादा है, आपसे ज्यादा है। इतना नहीं है कि उनके अंदर कोई ऐसी तृतीय नेत्र बन गया है कि यूं देखा और एक्सरे कर लिया, ऐसा नहीं होता है। वो भी वही कोशिश करते हैं। जैसे आप छोटे बच्चों का मन समझ लेते हैं, वो आपका मन समझ लेते हैं, क्योंकि अनुभव उनके पास ज्यादा है। पर होता क्या है कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और थोड़ा शर्माते ज्यादा हैं, कॉन्फिडेंस कम है, आप इंटरव्यू में खुल नहीं पाते ठीक से, तो इंटरव्यू बोरिंग होने लगता है। बोरिंग होता है तो और छोटा हो जाता है। पर मैंने कई बच्चों को देखा, जब तक वो खुलना शुरू होते हैं तब तक दरवाजा खुल जाता है कि बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, उबासी लेते हो, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, अब आप जाइए वरना हम सो ही जाएंगे, जाइए अब जाइए। तो कोशिश करनी है कि इंटरव्यू के रूम में घुसते ही आप पूरे फॉर्म में रहें, खुलने में 5-10 मिनट न लेने पड़े। इतना निसंकोची होना, जिसके लिए आप अजीब अजीब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे अभी, निर्लज्ज और क्या क्या बोल रहे थे, शर्म बोल रहे थे, वो सब नहीं, मतलब सहज, कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास, वो होना है। और पहले सवाल से बहुत 1-2 सवाल आप जैसे जाएंगे, हल्का सा घबराहट तो होती है भाई, पहली बार तो सबको होती है, क्योंकि आपके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, उनके लिए आज के 12 में से 8वां है। बुलाओ बुलाओ जल्दी बुलाओ, 8वां, 4 और बच्चे, लाओ 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 लाओ, वो इस मूड में आओ। और आपको लग रहा है कि भैया सारे भगवान देख रहे होंगे, पुष्प लेके खड़े हैं बरसात करने के लिए, पूरी कायनात के केंद्र में मैं हूं, सारी कायनात देख रही है मुझे, कोई नहीं देख रहा आपको। वो 5 भी, उनको ज्यादा चिंता बाकी 4 की है कि इसको निपटाएं तो और 4 को निपटाएं। तो परसेप्शन का अंतर है। आप अंदर घुसे, आपको लग रहा है कि मौत का कुआं है, कुर्सी के पास गए, आपने कहा सर मैं बैठ सकता हूं? वो बोलना भूल गए थे आपको कि बैठ जाइए, और आपको लग रहा है कि अच्छा शुरू हो गया है, चेक कर रहे हैं। और आप नोट्स याद करने की अगर नहीं बोलेंगे तो क्या करना है, 3 सेकंड चुप रह के फिर से पूछना है, 1 2। वो बेचारे भूल गए, वो आपकी फाइल पढ़ रहे हैं, उन्हें लगा बैठ ही गए होंगे, और आप क्वेश्चन नंबर 72, 3 सेकंड चुप रहना है, 1 2 3, फिर बोलना सर क्या मैं बैठ सकता हूँ? बोलेंगे बैठे क्यों नहीं अब तक? बैठो यार बैठो, ये पूछने की बात है, बैठो। आपको लग रहा है अरे बाप रे बाप, क्वेश्चन नंबर 148 कि जब डांट के बोले बैठने के लिए तो क्या रिस्पॉन्ड देना है, 2 सेकंड चुप रहना है और फिर मुस्कुरा के बोलना थैंक यू सर। आप बैठे, अच्छा नोट्स में ये लिखा कि बैठने के बाद मुस्कुराने के, बैठने के पहले मुस्कुराना है। आप परेशान है, पहले मुस्कुराओगे पहले बैठूं,
फिर आप आधा मुस्कुरा के बैठते हैं, फिर आधा बाकी मुस्कुराते हैं, फिर बोलते हैं। उनको लगता है कैसा नकली आदमी आ रही है, समझ नहीं आ रहा, इसको ये भी नहीं पता बैठने का मुस्कुराने का, बिना बात के मुस्कुराया जा रहा है। एक बार कुछ एक्सपर्ट्स ने एक बच्चे से कहा कि बेटा मुस्कुराते रहना, अब वो गांठ बांध के चला गया कि मुस्कुरा रहे। उससे पूछ लिए बड़े मुश्किल ऐसे सवाल कि आपके जीवन में सबसे मुश्किल समय कौन सा है? सर जब मेरी माँ मरी। और मुस्कुरा के बोल रहे हैं उस बात को। अरे भाई माँ की मृत्यु हुई है और आप मुस्कुरा के बोल रहे हैं। जब चेहरे पर रोने का भाव होना चाहिए या कम से कम थोड़ा सहज भाव रहे, वहां मुस्कुरा रहा है। और मेंबर्स के मन में आ रहा है कि उठ के पीटे इसको कमर पे। ये IAS का इंटरव्यू दे रहा है, कल को पता नहीं कहाँ जाके मुस्कुरा देगा और कितना माहौल खराब कर देगा। ये सब ड्रामा नहीं करना है, एकदम सहज स्मार्ट इंसान की तरह से। आप गए अंदर, बैठे, पूछने डर लग रहा है? हाँ सर थोड़ा सा लग रहा है। पानी लेंगे? हाँ सर पी सकता हूँ। आराम से पियो, ठाठ से पानी पियो, क्या दिक्कत है? अब आप ठीक है? पूछे जी सर मैं तैयार हूँ। इसमें क्या घबराने की बात है? अच्छा ये बताइए जीवन में सबसे बुरे क्षण कौन से? सर 2-3 क्षण ऐसे रहे, ये और चेहरे पर उदासी का भाव आना चाहिए। और जीवन में अच्छा समय कौन सा? फिर 2-3 बढ़िया मुस्कुराहट होनी चाहिए साथ में कि ऐसा हुआ सर एक बार तो ये हुआ था, बड़ा मजा आया था, हम मैच जीत गए थे, आखिरी बॉल में छक्का मैंने मारा था, मैंने तो मैच था सर, वो सीन हाथ से गया जाता है मुझे। तो कॉन्फिडेंट और सहज। और इसका तरीका क्या है? अगर आप पहले से वैसे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं है तो मैं बच्चों को आजकल बोलता हूं कि शुरू से ही 4-5 दोस्तों का ग्रुप बना लीजिए। 4-5 से ज्यादा मत बनाइए, फिर वो झुंड हो जाता है ना। 4-5 से ठीक है। और 4-5 में कोशिश करने की डाइवर्सिटी थोड़ी सी रहे। जैसे 2-3 बच्चे हिंदू हैं, एक बच्चा मुस्लिम हो जाए, कोई सिख है तो वो बच्चा हो जाए। इससे क्या होता है कि एक दूसरी संस्कृति के बच्चे से बात करने मात्र से आपका सोचने का तरीका इतना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप दुनिया को एक दूसरी निगाह से भी देख पाएंगे। भाई एक निगाह आपने अपने घर में हासिल की है, एक निगाह उस बच्चे ने अपने घर में हासिल की। जब आप बातचीत करेंगे तो आपको बिना एक्स्ट्रा किताब पढ़े कई चीज़ों को समझने के नज़रिए मिलेंगे बहुत सारे। ऐसे ही 2-3 लड़के हैं, 1-2 लड़कियां हैं, ताकि वो कॉन्फिडेंस रहे कि कल को बोर्ड में मैडम बैठी हैं तो आप घबरा ना जाए, वहाँ पर कोई लड़की सर को देख के ना घबरा जाए। तो थोड़ा सा एक डाइवर्स किस्म का ग्रुप जिसमें आप रोज आधा घंटा या सप्ताह में एक बार 2-3 घंटे बैठ के 4 लोग बैठे 5वें का इंटरव्यू लें, या एक टॉपिक तय कर लीजिए, एक व्यक्ति स्पीच देगा 15 मिनट की, फिर बाकी लोग सवाल पूछेंगे उससे। कुछ ऐसा जिससे आपको बोलने का, सवाल झेलने का अभ्यास समय के साथ होता रहे। इतना करते रहेंगे तो बाकी मेंस मेंटरशिप जब आप मेंस दे देंगे उसके बाद फिर 3 महीने हम लोग काम करेंगे साथ में, और तब ऐसे बहुत सारे सेशंस आपके करेंगे जिसमें आप बोलने का अभ्यास करते रहेंगे और इंटरव्यू में आपको दिक्कत नहीं आएगी। वाओ, सो मेरे दोस्त वीडियो बहुत मज़ा आ गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। और सुनने में तो सर को वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्या बोलते हैं और क्या बताते हैं, और कुछ अच्छी बातें भी बताए इंटरव्यू के बारे में, उस लड़के के बारे में जो कि किस तरीके से और कैसे कैसे आंसर हो जाते हैं, कैसे क्वेश्चन हो जाते हैं, हमारे कैसे अंदर में मजाक भी बनाया चले जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम उटपुटांग आंसर करने लग जाते हैं। सो मेरे दोस्त इन सब बातों का ख्याल रखें, आप सब भी जितने भी लोग इंटरव्यूज़ कलेक्ट करते देते हैं, जो भी लोग जाते हैं, ठीक है, वो लोग ध्यान रखें इन बातों का। और इस वीडियो को पूरा देखिए, रिवाइंड करके फिर से देखिए, सर की पूरी बातों को ध्यान से सुनिए, समझिए, ताकि आपके अंदर भी वो समझ में आ जाए कि हमें किस तरीके से इंटरव्यू वगैरह देना चाहिए, किस तरीके से हमें वहाँ डिस्कस करना चाहिए, किस तरीके से हमें सर लोगों के आंसर को देना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें हमें समझ में आने लग जाती है। हमारे अंदर बोलने की वो शैली होना चाहिए, बोलने की स्मार्ट तरीका होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला भी जो है हमें ना स्मार्ट ही क्वेश्चंस करते हैं। और अगर हम स्मार्ट आंसर करेंगे तो कहीं ना कहीं संभावना होता है, सर भी बताया कि संभावना होता है हमारा वहाँ पे चांस निकलता है कि हम निकल सकते हैं। सो मेरे दोस्त कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, हर लोगों तक पहुंचाएं ताकि और लोग भी देख के इसको समझ सके। आज के डेट में बहुत सारे लोग जो है इंटरव्यू से घूम के आ जाते हैं ना। देन एक बात आखिरी कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। सो मेरे दोस्त हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।